हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी द टॉपर। ये क्लास 12th के कैपिटल मार्केट मॉड्यूल फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का पार्ट 4 है। इससे पहले मैं अपनी 3 पार्ट्स में कुछ कुछ कंटेंट बता चुकी हूँ। चैप्टर 1 का आगे का पार्ट, अगर आपने वो तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके पहले वो देख लीजिए और उसके बाद आप ये पार्ट 4 देखिए। मैं इन तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए अब आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था कि सिक्योरिटीज मार्केट होता है, क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं, एनएससी के क्या मार्केट सेगमेंट हैं, और हमने पढ़ा था स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, एनएससी मेंबरशिप कैसे क्या होती है, किस किस को मिलती है, कौन कौन से डिफरेंट सेगमेंट में मिल सकती है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है 2 टाइप्स ऑफ मेंबरशिप्स आर ऑफर्ड। किसके द्वारा? एनएससी के द्वारा। एनएससी 2 तरीके की मेंबरशिप प्रोवाइड करती है, जैसे कि फर्स्ट इज नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्सपेंशन। तो जिस मेंबर के पास नॉर्मल मेंबरशिप होती है वो अपने बिजनेस को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती उसके पास, और वो कैसे भी एक्सपैंड कर सकता है, उसको कितना भी एक्सपैंड कर सकता है। दूसरा इज एल्फा। एल्फा मेंबरशिप फॉर फोकस्ड प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग विद लिमिटेड क्लाइंटिंग। मतलब कि इसकी जो एल्फा मेंबरशिप जो है वो कुछ फोकस्ड क्लाइंट्स के साथ होती है। जो ट्रेडिंग होती है इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाता इसको। अब ये है कि फॉलोइंग कैटेगरीज आर अवेलेबल अंडर नॉर्मल मेंबरशिप। नॉर्मल मेंबरशिप के अंडर में कौन कौन सी कैटेगरीज मिलती हैं? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मेंबरशिप में क्या लिखा हुआ है। ट्रेडिंग मेंबर, ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। तो पहले आपको इन 4 टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो हम नीचे आएंगे थोड़ा सा, और ये नीचे वाले टेबल में बहुत अच्छे से बता रखा है कि ट्रेडिंग मेंबर क्या होता है, ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर क्या होता है, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर एंड प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। तो चलिए इसकी एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। ये हो गया ट्रेडिंग मेंबर। ट्रेडिंग मेंबर क्या है? बेसिकली मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। ट्रेडिंग मेंबर इज ऐसा मेंबर, द मेंबर्स मतलब द कैटेगरी ऑफ मेंबरशिप एंड टाइटल्स अ मेंबर टू एग्जीक्यूट ट्रेड्स ऑन हिज अकाउंट। मतलब कि ऐसा मेंबर जो कि अपने अकाउंट के उस पे अपने का उसके अकाउंट के बेसिस पे ट्रेड कर सके, अपने क्लाइंट के अकाउंट में ट्रेड कर सके, सिर्फ ट्रेड करता है। बट इस ट्रेडिंग मेंबर के द्वारा जो ट्रेड किया जाता है उसको क्लियर कौन करता है? वो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर या फिर ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर। क्या लिखा है? ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर और प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर ही ट्रेडिंग मेंबर के द्वारा किए गए ट्रेड को क्लियर कर दे। तो ट्रेडिंग मेंबर को सिर्फ ट्रेड करना होता है, ही डज नॉट क्लियर एंड सेटल द ट्रेड्स। बस सिंपल। ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर बहुत सिंपल है। ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर मतलब कि एक ट्रेडिंग मेंबर भी है और वो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर भी है। मतलब कि ट्रेडिंग मेंबर दैट इज कि वो अपने ट्रेड करेगा। सेल्फ क्लियरिंग मतलब कि उस एक ट्रेडिंग मेंबर, मान लो कि वो ए है, तो ए ने मान लो कि 50 एक दिन में 50 मान लो 10 ट्रेड किए, तो वो अपने जो ट्रेड किए वो उसको खुद से क्लियर एंड सेटल करेगा। तो this category of membership entitles a member to execute trades and to clear and settle the trades executed on his account as well as on account of his client। जो उसने जो ट्रेड किया है उसको वो खुद सेटल कर सकता है। ओके, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर। ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर क्या होता है? ऐसा ट्रेडिंग मेंबर जो कि ट्रेडिंग भी कर सकता है और सेटल भी कर सकता है ट्रेड को। कैसे? किसके? एक तो ट्रेडिंग भी कर सकता है, ऊपर से वो अपने तो ट्रेड को सेटल कर ही सकता है, वो दूसरे के भी कर सकता है। जो ऊपर वाला था सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, उन टर्म्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला ट्रेडिंग मेंबर सिर्फ ट्रेड करेगा। दूसरा ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, ट्रेड भी करेगा और अपने जो ट्रेड है उसको सेटल भी कर लेगा। तीसरा ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, तो ट्रेड भी करेगा, अपने भी ट्रेड को सेटल कर सकता है, क्लियर कर सकता है, और जो दूसरे ट्रेडिंग मेंबर के द्वारा जो किए गए ट्रेड हैं, जो ट्रेड जो भी उन्होंने जो किया है उसको भी वो लोग क्लियर एंड सेटल कर सकते हैं। सिंपल। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, जो प्रोफेशनल जो क्लियरिंग मेंबर होते हैं, दे डू नॉट ट्रेड। वो ट्रेड नहीं करते, वो सिर्फ क्या करते हैं? जो ट्रेड मतलब जो ट्रेडिंग मेंबर जो ट्रेड करते हैं उनको वो क्लियर एंड सेटलिंग करवाने का काम करते हैं। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर ट्रेड नहीं करते। वेरी वेरी सिंपल। तो ये हमने समझ लिया। अब हमें जब आगे काम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए इसे पढ़ लेते हैं। क्या है ये?
फॉलोइंग कैटेगरीज आर अवेलेबल अंडर नॉर्मल मेंबरशिप। नॉर्मल मेंबरशिप के अंडर कैसी कैटेगरीज में हमें कौन कौन से सेगमेंट में कौन कौन सी ट्रेडिंग मेंबरशिप मिल सकती है। तो ट्रेडिंग मेंबर की बात करेंगे तो ट्रेडिंग मेंबर जो सिर्फ ट्रेड करता है उसको कैश सेगमेंट, जो यहाँ पे कैश सेगमेंट है वो ही कैपिटल मार्केट सेगमेंट है। कैपिटल मार्केट को कैश सेगमेंट भी कहते हैं। तो जो ट्रेडिंग मेंबर है उसको नॉर्मल मेंबरशिप नहीं मिलती है कैश सेगमेंट में, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में मिल जाएगी, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में मिल जाएगी, डेट सेगमेंट में मिल जाएगी। ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, ये एक ऐसी नॉर्मल मेंबरशिप है जो कि इस वाला जो ये जो मेंबर है उसको सिर्फ कैश सेगमेंट में मेंबरशिप मिलती है। नॉर्मल मेंबरशिप ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर सिर्फ कैश सेगमेंट में मिलती है। बाकी ये सब इसको एक मैंने समझा दिया, बाकी आप इसे खुद समझ लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, और सो दैट मैं आपका जो भी अगर डाउट है तो उसको क्लियर कर दूँ। ये इतना बहुत कोई हार्ड नहीं है, आप इसे समझ लेंगे अगर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। बस एक इसमें मेन पॉइंट है कि ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर नॉर्मल मेंबरशिप सिर्फ और सिर्फ कैश सेगमेंट में ही ले सकता है। ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर नॉर्मल मेंबरशिप सिर्फ कैश सेगमेंट और मतलब कि या कैपिटल मार्केट सेगमेंट में ही ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। मेंबरशिप ऑफ अल्फा कैन बी टेकन इन कॉम्बिनेशन विद एनी ऑफ द अबव सेगमेंट एक्सेप्ट फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट। अल्फा मेंबरशिप क्या है, जिसमें जो ट्रेडिंग जो मेंबर होता है उसकी जो बिजनेस होते हैं वो एक्सपैंड नहीं होते, बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो उसकी जो अगर आपको अल्फा मेंबरशिप लेनी है तो वो आपको कैसे मिलेगी, कैन बी टेकन इन कॉम्बिनेशन विद एनी ऑफ द अबव सेगमेंट। ये जितने भी 4 सेगमेंट आपको बता रखे हैं, ये जो 4 सेगमेंट जो आपको बता रखे हैं, तो ये क्या कह रहा है, इनके कॉम्बिनेशन में मिलेगी एक्सेप्ट फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट। एक्सेप्ट मतलब कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को छोड़ के, बिकॉज उसको जो उसकी जो अल्फा मेंबरशिप है वो सिर्फ कैश सेगमेंट में ही मिलती है। मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट प्लस में कैश सेगमेंट। कैश सेगमेंट इज, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कैपिटल मार्केट सेगमेंट ही है, आपको भूलना नहीं है। ओके, तो ये अल्फा मेंबरशिप भी आप समझ लेंगे। और आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपको बता दूं। और वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप करके अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, इन एडिशन टू ट्रेडिंग मेंबरशिप एंड F&O सेगमेंट, मतलब कि ट्रेडिंग, अगर कोई ट्रेडिंग मेंबर को ट्रेडिंग मतलब कोई स्टॉक ब्रोकर को ट्रेडिंग मेंबरशिप मिलती है F&O सेगमेंट में। कौन सी मेंबरशिप, ट्रेडिंग मेंबरशिप अगर F&O सेगमेंट में उसको मिलती है तो द ट्रेडिंग मेंबर कैन ऑल्सो टेक 2 टाइप्स ऑफ क्लियरिंग मेंबरशिप। कौन सी, अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, अब मैं बात कर रही हूँ क्लियरिंग मेंबरशिप की। पहले मैंने क्या बोला कि वो वाला ट्रेडिंग मेंबर जिसको ट्रेडिंग मेंबरशिप मिली है F&O सेगमेंट में, वो 2 क्लियरिंग मेंबरशिप ले सकता है F&O सेगमेंट में। F&O इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट। तो एज अ क्लियरिंग मेंबर कौन सी क्लियरिंग मेंबरशिप ले सकता है, एक तो क्लियरिंग मेंबर सिर्फ क्लियरिंग मेंबर बन सकता है कि वो दूसरे ने जो ट्रेड किया उसको क्लियर करेगा। एंड द सेकेंड इज सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, मतलब कि क्योंकि वो ट्रेडिंग मेंबर भी तो है, ट्रेडिंग मेंबरशिप भी उसको मिली हुई है F&O सेगमेंट में, तो वो अपने जो ट्रेड है उसको भी सेटल कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं, ये वैसे बहुत सिंपल है, हमने पढ़ लिया था। सेल्फ क्लियरिंग मेंबर वही होते हैं जो खुद के द्वारा जो किए गए ट्रेड्स होते हैं, जो मतलब जो वो ट्रेड जो वो खुद एग्जीक्यूट करते हैं उनको क्लियर एंड सेटल करते हैं। ट्रेडिंग मेंबर कम क्लियरिंग मेंबर वो होते हैं जो कि ट्रेडिंग भी करते हैं और वो अपने भी ट्रेड सेटल कर सकते हैं और दूसरों के भी कर सकते हैं। ओके, ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। Trading members registered in F&O segment and CD is currency derivative segment are eligible to trade in interest rate futures market. Okay, आपको इसको भी नोट कर लेना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे eligibility criteria for membership at NSE, कि NSE में membership लेने के लिए eligibility criteria क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप एट NSE क्या क्या बता रखा है, क्या क्या चाहिए, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कैपिटल एडिक्वेसी, नेट वर्थ, इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट IFSD, कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट, ट्रैक रिकॉर्ड, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब चाहिए। क्यों चाहिए, दिस इज डन टू इंश्योर क्वालिटी ब्रोकिंग सर्विसेज सो एज टू बिल्ड एंड सस्टेन कॉन्फिडेंस अमंग इन्वेस्टर्स इन द एक्सचेंज ऑपरेशंस। तो ये जो ये
चीज़ें मैंने जो आपको बताई, ये क्या है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मेंबरशिप लेने के लिए एट एनएससी। अब हम इसके आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या है। तो इस सबको छोड़ दे, यहाँ पे ये है, आ जाइए इधर। ये क्या कह रहा है कि सिक्योरिटीज मार्केट आर इनहेरेंटली वोलेटाइल और रिस्की होते हैं, तो हमेशा रिस्क कंटेनमेंट मैकेनिज्म रेगुलेटर को, सेबी को मतलब लेने होते हैं। तो उसी तरीके से एक रिस्क कंटेनमेंट टूल क्या है, ये है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, रिस्क कंटेनमेंट टूल इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट प्रमोटर शेयर होल्डर ग्रुप विच इज वेरी यूनिक फॉर एप्लीकेंट्स एक्वायरिंग मेंबरशिप ऑन द एनएससी। मतलब क्या कह रहा है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वो होता है जैसे कि एक कंपनी है, उस कंपनी में जो डोमिनेंट जो शेयर होल्डर होता है ना, डोमिनेंट जो शेयर होल्डर होता है उसको मिलती है मेंबरशिप। मतलब ताकि, क्योंकि डोमिनेंट मतलब कि एक कंपनी में अगर आपने 51% या उससे ज्यादा का शेयर अगर आपके पास है तो इट मींस यू आर डोमिनेंट शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। तो आपके पास आपकी जो फाइनेंशियल जो साउंडनेस है आपकी बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है, कोई रिस्क भी अगर आपके सामने आता है तो यू कैन, मतलब आप उसको देख सकते हो, उसको आप सामना कर सकते हो, आप उसको बेयर कर सकते हो उस रिस्क को। उसके बाद ये क्या कह रहा है, ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, तो सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्या बोल रहा है कि जो डोमिनेंट, यहां से आते हैं, नॉर्म्स रिलेटिंग टू dominant promoters fall in different categories such as unlisted corporate trading member, listed corporate trading member, corporate shareholders, banks, central or state government owned finance and development institutions and foreign entities। 5 है इसमें। अनलिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग में क्या कह रहा है कि जो डोमिनेंट जो प्रमोटर होते हैं, डोमिनेंट जो शेयर होल्डर होते हैं, उनसे रिलेटेड वो कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं डोमिनेंट प्रमोटर, इसके बारे में आपको बता रहा है, ये आगे नीचे बताएगा आपको, जिसमें आपको समझाऊंगी। तो वो क्या बोल रहा है कि वो हो सकता है अनलिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर, लिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर, कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स, बैंक्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, एंड द लास्ट इज फॉरेन एंटिटीज। उसके बाद हम ये पढ़ लेते हैं कि अनलिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर क्या होता है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अनलिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर, अनलिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर, ये हम यहाँ से पढ़ते हैं। इफ अ पर्सन होल्ड्स 51% ऑफ शेयर्स इन द ट्रेडिंग मेंबर कॉर्पोरेट ऑन हिज ओन और टुगेदर, मतलब कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी ट्रेडिंग मेंबर की कॉर्पोरेट में, कोई कंपनी में 51% से ज्यादा अगर का शेयर होल्डर है, अकेले या फिर अपने किसी रिलेटिव के साथ, एज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो वो क्या होगा, अनलिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर, एंड वो ही इज एलिजिबल टू टेक द मेंबरशिप ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज लिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर। लिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर क्या होता है, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जैसे कि कोई भी कंपनी है, इन केस ऑफ लिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर, एनी पर्सन आइडेंटिफाइड एज प्रमोटर इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। जो कोई कंपनी होती है वो अपना एक प्रोस्पेक्टस निकालती है, ऑफर डॉक्यूमेंट उसी को कहते हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस, जिसमें वो कंपनी के बारे में बताती है। तो मान लो कि कंपनी ने निकाला है, तो ऐसे एक ऑफर डॉक्यूमेंट निकाला, तो उस ऑफर डॉक्यूमेंट में कंपनी ने या किसी भी कॉर्पोरेट ने उस ऑफर डॉक्यूमेंट में जिस भी बंदे को प्रमोटर दिखाया है कि ये वाला जो इंडिविजुअल है ये प्रमोटर है, तो वो क्या है, उसके पास ज्यादा शेयर होल्डर होते हैं, डोमिनेंट होता है वो एक तरीके से, तो वो ट्रेडिंग मेंबरशिप लेने के लिए एनएससी पे एलिजिबल है। ये क्या कह रहा है कि विच एवर इज लेटर, यहां से पढ़ते हैं कि इसे पढ़ लेते हैं पूरा। एनी पर्सन आइडेंटिफाइड एज प्रमोटर इन द ऑफर डॉक्यूमेंट और एनी डॉक्यूमेंट और ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर विच एवर इज लेटर वुड बी एलिजिबल टू कॉन्स्टिट्यूट प्रमोटर डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप। आपको मैंने बता दिया कि ऑफर डॉक्यूमेंट में जो भी बंदा प्रमोटर होगा वो ही इज एलिजिबल टू टेक द मेंबरशिप ऑफ एनएससी। आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स टू बी आइडेंटिफाइड एज डोमिनेंट शेयर होल्डर, मतलब कि जो कॉर्पोरेट शेयर होल्डर होते हैं वो डोमिनेंट शेयर होल्डर्स होते हैं। मतलब कि हमने पहले ही पढ़ लिया कि इसमें क्या है कि जो जिनके पास 51% से ज्यादा शेयर होल्डर होंगे वो डोमिनेंट शेयर्स होंगे किसी कंपनी के, तो वो डोमिनेंट शेयर होल्डर्स बन जाते हैं और वो कॉर्पोरेट शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो उसको हम
जो कॉर्पोरेट शेयर होल्डर होते हैं उसको डोमिनेंट शेयर होल्डर की तरह मानते हैं, और जो डोमिनेंट शेयर होल्डर है उसको मेंबरशिप मिल जाती है। बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें ज्यादा डीप घुसने की कोई जरूरत नहीं है। बैंक, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड फाइनेंस और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, मतलब कि कोई भी बैंक या फिर कोई भी ऐसे डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस उसको फाइनेंसिंग की जाती है। तो इसमें क्या बता रखा है कि दे हैव अ, मतलब क्या है कि एक शर्त है, प्रोवाइडेड दे हैव अ नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट ₹50 करोड़। अगर इसकी, जैसे कि शेड्यूल्ड बैंक की, ये जो चारों जो आपको दे रखे हैं, इनकी ये जो चारों जो इंस्टीट्यूशन है इनकी नेटवर्थ ₹50 करोड़ से ऊपर या इतनी होनी चाहिए, तभी वो, देन ओनली दीज इंस्टीट्यूशंस विल बी एबल टू गेट द मेंबरशिप ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, फर्स्ट हो गया शेड्यूल्ड बैंक। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि क्या है, एटलीस्ट नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 50 करोड़ रुपए होनी चाहिए। उसके बाद तो ये आपको याद ही रहेगा। शेड्यूल्ड बैंक हो सकते हैं, उसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। सी इज एनी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय any regulatory authority by RBI, SEBI and IRDA. RBI, that is Reserve Bank of India, SEBI is Securities and Exchange Board of India, and IRDA is Insurance Regulatory and Development Authority. तो ये सब फाइनेंशियल, ये जो रेगुलेटरी बॉडीज है ना, ये आरबीआई, सेबी और आईआरडीए, तो ये जो रेगुलेटरी बॉडी है, अगर ये किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बताती है कि ये जो मतलब जो टाइम पे एक निकलता रहता है कि हाँ भाई अब ये एबल हो गए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वो मेंबरशिप ले लें, तो अगर ये रेगुलेटरी बॉडी बोलती है कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एबल है कि वो मेंबरशिप ले ले, तो उसको मेंबरशिप मिल जाएगी। एनी अदर एंटिटी that is fit to be identified as dominant shareholder in the opinion of relevant authority, मतलब कि जो relevant authority है that is RBI, SEBI and IRDA, इनकी नजर में अगर कोई और भी एंटिटी अगर फिट है कि वो भी डोमिनेंट शेयर होल्डर के रूप में मतलब कि मेंबरशिप ले सकती है, तो वो मेंबरशिप उसको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फॉरेन एंटिटीज, फॉरेन एंटिटीज क्या होता है ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। Foreign entities are allowed to take trading membership of the exchange through their Indian subsidiary under the automatic approval route permitted by the government। ये क्या कह रहा है कि जो फॉरेन एंटिटी है, फॉरेन एंटिटी मान लो कि कोई कंपनी है, अमेरिका में कोई कंपनी है, उसकी एक इंडियन सब्सिडरी है। इंडियन सब्सिडरी मतलब कि मान लो कि कोई भी कंपनी है, XYZ एक कंपनी है जो कि अमेरिका बेस्ड कंपनी है, अमेरिका की कंपनी, बट उसने अपना एक प्लांट इंडिया में लगाया और उसकी वहां पे 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है उस फॉरेन एंटिटी की। इंडिया की कंपनी में 51% से ज्यादा की अगर शेयर होल्डिंग अगर उसकी है, तो जो इंडिया की जो कंपनी है वो क्या बन जाएगी, फॉरेन एंटिटी की वो सब्सिडरी बन जाएगी। तो उसकी एक फॉरेन एंटिटी है, उसकी इंडियन सब्सिडरी के थ्रू वो इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ले सकता है अंडर द ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट। ये आपको याद रखना है कि कौन से रूट के थ्रू, ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट परमिटेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि पहले सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द फॉलोइंग गाइडलाइंस ऑफ द आरबीआई इन दिस रिगार्ड, मतलब कि और भी इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि हमें पढ़ना है। तो प्रमोटिंग फॉरेन एंटिटी और इट्स सब्सिडरी शुड बी ईदर अ बैंक और इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो फॉरेन एंटिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक XYZ कंपनी अमेरिका बेस्ड है, तो वो कंपनी बैंक या इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, या फिर जो उसकी इंडियन सब्सिडरी है वो एक बैंक होना चाहिए, और या फिर एक इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, रेगुलेटेड बाय, दैट ऑल्सो रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक, मतलब कि सेंट्रल बैंक के द्वारा वो रेगुलेटेड होनी चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। आगे है द प्रमोटिंग फॉरेन एंटिटी शैल होल्ड, मतलब जो प्रमोटिंग फॉरेन एंटिटी दैट इज जो कि अमेरिका बेस्ड जो कंपनी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसको जो स्टेक है, जो उसकी एप्लीकेंट कंपनी कौन सी होगी, इंडियन सब्सिडरी। तो फॉरेन एंटिटी का इंडियन सब्सिडरी कंपनी में कितने परसेंट का स्टेक होना चाहिए, कंट्रोलिंग स्टेक 51% का तो होना ही होना चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इससे लेस देन 51% से लेस नहीं हो सकता है। तो the promoting foreign entity shall hold directly or indirectly not less than 51% of the controlling stake in the applicant company proposing to take the trading membership of the exchange। इतनी बात समझ में आ गई।
आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि जो भी द नेटवर्थ ऑफ द एंटिटी हैविंग कंट्रोलिंग स्टेक, द नेटवर्क ऑफ द एंटिटी having controlling stake in the applicant company or the promoting foreign entity should be at least ₹50 करोड़। क्या कह रहा है कि जो जो एंटिटी है, जो फॉरेन एंटिटी है उसकी, या फिर मतलब कि जो सब्सिडरी है या तो उसकी या फिर फॉरेन एंटिटी की, दोनों में से किसी की एक की तो कम से कम 50 करोड़ की नेटवर्थ होनी ही होनी चाहिए, अदरवाइज वो मेंबरशिप नहीं ले पाएगा। ओके, इतना हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे नेटवर्थ एंड अदर डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स। नेटवर्थ मेरे से आपको थर्ड पॉइंट ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो आगे इसे कैसे करेंगे। द नेटवर्थ ऑफ द मेंबर इज कैलकुलेटेड एज समेशन ऑफ कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स लेस अलोबल एसेट्स। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप कैपिटल को प्लस करेंगे, फ्री रिजर्व्स को प्लस करेंगे, कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स को प्लस करके माइनस कर देंगे उसमें से नॉन अलोबल एसेट्स। ओके, आपको ये करना है, आपको क्या करना है, कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स को पहले ऐड करना है, उसके बाद आपको माइनस कर देना है उसमें से नॉन अलोबल एसेट्स। तो अब हम पढ़ लेते हैं नॉन अलोबल एसेट क्या होती है। ये होती है फिक्स्ड एसेट्स, प्लेज्ड सिक्योरिटीज, मेंबर्स कार्ड, नॉन अलोबल सिक्योरिटीज, बेड डिलीवरीज, डाउटफुल डेट्स एंड एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटेंजिबल एसेट्स एंड 30% ऑफ द मार्केटेबल सिक्योरिटी। आपको थोड़ा बहुत ही इसको याद करने की, आप 4-5 याद कर लीजिए, अगर पेपर में पूछा जाए कि नॉन अलोबल एसेट लिखिए तो आपको आता हो और आप कुछ लिख पाए, इसलिए बस ज़्यादा इसमें डिटेलिंग की कोई ज़रूरत नहीं। तो डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स आर ऑफ टू टाइप। डिपॉजिट रिक्वायरमेंट जैसे कि हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या पढ़ा था कि IFSD इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट और कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो IFSD क्या है हम पहले पढ़े थे, इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट, IFSD and CSD. IFSD has to be in liquid cash. इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट IFSD लिक्विड कैश में होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये कंपल्सरी है कि वो लिक्विड कैश में होना चाहिए। वाइल CSD कैन बी इन कैश और नॉन कैश फॉर्म। जो CSD है, जो कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, वो नॉन कैश के फॉर्म में भी हो सकता है। अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि कैश कंपोनेंट क्या होता है। कैश, जैसे कि CSD ने बोला कि कैश होना चाहिए, तो हमें ये पता तो होना चाहिए कि कैश में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। कैश में आ सकती है कैश में कैश तो आ ही सकता है, सिंपल है। बैंक गारंटीज, फिक्स्ड डिपॉजिट की रिसिप्ट्स, यूनिट्स ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, गिल्ट फंड्स एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ कोलेट्रल एज मे प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो अगर कोई भी सिक्योरिटी को, मतलब अगर कोई भी चीज़ को से बताती हैं कि इसको भी हम कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में रख सकते हैं, तो उसको भी हम मानेंगे कि ये भी कैश कंपोनेंट ही है। ओके, अब आ जाते हैं नॉन कैश कंपोनेंट। नॉन कैश कंपोनेंट मीन्स ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ कोलेटरल डिपॉजिट लाइक डिपॉजिट्स ऑफ, इसको मैं ताकि यही हाईलाइट है बस, डिपॉजिट ऑफ अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ डीमैट सिक्योरिटीज, मतलब कि डीमैट सिक्योरिटीज की अप्रूव्ड लिस्ट, एंड यूनिट्स ऑफ अदर म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स, एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ कोलेटरल एज मे प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम। और कोई भी कोलेटरल का कोई भी फॉर्म जो कि प्रिस्क्राइब किया जाता है बाय द रेलेवेंट अथॉरिटी। उसके बाद हमने पढ़ लिया कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, नेटवर्थ और इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट, कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट, ट्रैक रिकॉर्ड मतलब कि उस एंटिटी का जो कि मेंबरशिप लेना चाहती है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। सिंपल है कि उसने, मतलब कि अगर वो कभी ब्रोकर अगर या फिर मतलब उसने कुछ भी काम किया है तो उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन तो नहीं हुआ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सेबी किस बंदे को, किस इंडिविजुअल को एज अ स्टॉक ब्रोकर मानती है, तो उसमें ये भी था कि, और वो कौन से स्टॉक ब्रोकर को ट्रेडिंग मेंबरशिप करने का राइट देती है, ग्रांट करती है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी जो बंदा जो कि लेना चाहता है मेंबरशिप, उसके अगेंस्ट में कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स के खिलाफ जाती हो।
तो ट्रैक रिकॉर्ड उस बंदे का अच्छा होना चाहिए या फिर उस एंटिटी का अच्छा होना चाहिए जो भी मेंबरशिप लेना चाहती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। एजुकेशन, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि एक क्वालिटी ब्रोकर, एक इन्वेस्टर को एक मतलब कि एक अच्छा माहौल देने के लिए, तो जो जो आपकी जो स्टॉक ब्रोकर है, जो इंटरमीडिएट, बिकॉज इंटरमीडिएट के रूप में काम करते हैं, तो वो पढ़े लिखे भी होना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये सब हमने पढ़ लिया। आगे हम पढ़ेंगे कि एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, न्यू मेंबरशिप का एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। तो इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसके जाके देख लीजिए, और प्लीज़ पूरी वीडियोस देखिए, उनको स्किप मत कीजिए, वरना आपको समझ नहीं आएगा। और आप बार बार देखिए, और आपको जो भी नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप उसे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ, और कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।